गति का परिचय। गति सभी सजीवों का एक लक्षण है। सभी सजीव वस्तुएं जो स्वयं प्रचलन कर सकती हैं, जैसे मनुष्य का टहलना, चिड़ियों का उड़ना आदि। पौधों के विभिन्न भाग प्रचलन कर सकते हैं। निर्जीव वस्तुएं स्वयं गति नहीं कर सकती हैं। उन्हें गतिशील बनाने के लिए कोई बल लगाने की आवश्यकता होती है। उदाहरण, किसी बक्से को सरकाने के लिए लड़का बल लगाता है। आइए अब हम गति को परिभाषित करें। यदि किसी वस्तु की स्थिति अपने परिवेश में स्थित किसी नियत बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है तो कहा जाता है कि वस्तु गतिशील है। जब किसी वस्तु की स्थिति अपने परिवेश में स्थित किसी नियत बिंदु के सापेक्ष अपरिवर्तित रहती है तो वस्तु विराम अवस्था में होती है। उदाहरण, मेज पर पड़ी हुई पुस्तक, कोई इमारत। विराम तथा गति सापेक्ष है। हम किसी गतिमान कार में बैठे हैं। क्या आपने कार के अंदर गति में कोई परिवर्तन अनुभव किया? नहीं, कार के भीतर शरीर की स्थिति विराम में है। अब आप कार के बाहर देखिए। आप देखेंगे कि सभी वस्तुएं आगे बढ़ती हुई कार के पीछे छूटती जाती है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? जब हम कार के भीतर देखते हैं तो आपका और हमारा शरीर एक ही स्थिति में गतिशील है, अतः हम विरामावस्था में हैं। परंतु कार के बाहर देखने पर हमारी और हमारी वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति भिन्न है, अतः वे गतिमान हैं। इस प्रकार हम गति और विराम को परिभाषित कर सकते हैं। विराम और गति सापेक्ष है। इसका अर्थ यह है कि एक ही वस्तु किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष विराम हो सकती है और उसी समय किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष गतिशील भी हो सकती है। दूरी और विस्थापन। गति को दो राशियों द्वारा वर्णित किया जाता है, दूरी, विस्थापन। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। यह एक अदिश राशि है। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। आइए अब हम दूरी और विस्थापन के अंतर को समझें। एक एथलीट किसी r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ रहा है। वह बिंदु A से दौड़ना प्रारंभ करता है और उसी बिंदु पर आकर रुक जाता है। आइए अब हम दूरी और विस्थापन की गणना करें। तय की गई दूरी बराबर वृत्ताकार पथ की परिधि बराबर 2 पाई r। जब एथलीट पुनः उसी बिंदु पर आता है जहां से उसने दौड़ना प्रारंभ किया था तो विस्थापन कितना होगा? चूंकि एथलीट की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही है, अतः विस्थापन 0 होगा। माना कि एथलीट A बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करता है और वह व्यास पर स्थित एक विपरीत बिंदु B पर रुक जाता है। इस स्थिति में दूरी बराबर पाई r, विस्थापन बराबर प्रारंभिक बिंदु A तथा अंतिम बिंदु B के बीच की न्यूनतम दूरी बराबर 2r। आइए अब एक अन्य उदाहरण लेते हैं। एक कार बिंदु A से चलना प्रारंभ करती है और 4 मीटर की दूरी तय करने के पश्चात बिंदु B पर पहुंचती है। इसके पश्चात वह बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर की दूरी तय करने के पश्चात बिंदु C पर पहुंचती है। पुनः यह बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर की दूरी तय करके बिंदु D पर रुक जाती है। अतः तय की गई कुल दूरी बराबर AB जमा BC जमा CD बराबर 4 मीटर जमा 10 मीटर जमा 4 मीटर बराबर 18 मीटर। विस्थापन बराबर प्रारंभिक बिंदु A तथा अंतिम बिंदु D के बीच की न्यूनतम दूरी बराबर 10 मीटर। चाल तथा वेग। किसी चलती हुई कार को देखिए। कारें
कितनी तेज या धीमी चल रही है। हमें इसकी चाल की गणना करने की आवश्यकता है। अतः चाल बराबर कार द्वारा तय की गई दूरी बटा कुल समय। कार की गति नीली बराबर 90 किलोमीटर बटा 1.5 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की गति लाल बराबर 60 बटा 1.5 बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नीली कार की गति लाल कार की अपेक्षा अधिक है। इस प्रकार इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की दूरी चाल कहलाती है। यह एक अदिश राशि है। चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, परंतु चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में मापा जा सकता है। मील प्रति घंटा को नॉट कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो कहा जाता है कि वस्तु की चाल एक समान है, जैसे कि यहाँ गतिशील कारों द्वारा प्रदर्शित किया गया। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है और कहा जाता है कि वस्तु की चाल असमान है, जिसे यहाँ गतिशील कारों द्वारा दर्शाया गया है। असमान चाल की स्थिति में वस्तु की गति की दर को इसकी औसत चाल द्वारा व्यक्त किया जाता है। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समय से भाग देने पर औसत चाल ज्ञात की जा सकती है। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा कुल समयावधि। यदि हम विस्थापन के परिमाण को लिए गए समय से विभाजित करें तो हमें कार का औसत वेग प्राप्त हो जाता है। वेग एक सदिश राशि है, इसलिए हम प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक दिशा सूचित करते हैं। भले ही कार गति की दिशा परिवर्तित कर रही है, यदि हम अत्यल्प समयावधि के विस्थापन पर विचार करें तो वेग का परिमाण चाल के बराबर होगा, परंतु यह वस्तु की दिशा को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार प्रति इकाई समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग को v से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। वेग को SI मात्रक मीटर बटा से है। वेग का अन्य इकाइयां किलोमीटर बटा घंटा तथा मीटर बटा मिनट है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है, परंतु चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में गति कर रही है और समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो इसे एक समान वेग कहा जाता है। नीली कार की गति का प्रेक्षण कीजिए। यह बहुत तेज गति कर रही है, परंतु अचानक इसकी गति धीमी हो रही है। इसे असमान वेग कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरियां तय करती है अथवा यदि गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो इसे असमान वेग कहा जाता है। जब किसी वस्तु का वेग समान समयांतराल में एक समान रूप से परिवर्तित होता है तो इस अवधि हेतु वस्तु का औसत वेग प्रारंभिक तथा अंतिम वेग का गणितीय माध्य होता है। त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को जिस राशि से व्यक्त किया जाता है उसे त्वरण कहते हैं। अतः असमान गति एक त्वरित गति है। क्या कभी आपने अचानक ची ची की आवाज करते हुए कार को रुकते देखा है? ड्राइवर द्वारा ब्रेक मारने के कारण कार रुक जाती है। आइए इसका विस्तार से अध्ययन करें। किसी वाहन का स्पीडोमीटर इसकी तत्कालीन चाल बताता है, अर्थात किसी विशेष क्षण पर उसकी चाल बताता है। आप स्पीडोमीटर की सुई की गति को देखिए। इसके द्वारा पता चलता है कि कार की चाल समय के साथ परिवर्तित हो रही है। कभी कभी वाहन की चाल एक समान रहती है, परंतु इसके गति की दिशा
परिवर्तित होती रहती है। इकाई समय में किसी वस्तु की चाल अथवा दिशा में परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। त्वरण को प्रति इकाई समय में हुए वेग में परिवर्तन के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। त्वरण बराबर कोष्ठक वेग में परिवर्तन कोष्ठक बटा कोष्ठक लिया गया समय कोष्ठक a बराबर कोष्ठक v घटा u कोष्ठक बटा t, जहां a त्वरण, u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग है तथा t लिया गया समय है। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड घात 2 है। त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। यदि चाल में समय के साथ वृद्धि होती है तो त्वरण धनात्मक होता है। यदि चाल में समय के साथ ह्रास होता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं। यदि चाल समय के साथ एक समान अथवा स्थिर है तो त्वरण शून्य होता है। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो प्रारंभ में यह नियत अवमंदित गति से जाती है और फिर एक समान त्वरण प्राप्त कर लेती है। कार को देखिए, यह एक समान गति से चल रही है और समय के साथ इसकी चाल में परिवर्तन नहीं होता। प्रत्येक सेकंड में इसकी चाल स्थिर रहती है। यदि कार का वेग प्रत्येक सेकंड में स्थिर रहता है और शून्य नहीं होता है तो इसे एक समान त्वरण कहते हैं। यदि समान समयांतराल में वस्तु किसी सरल रेखा में समान चाल से गति करती है तो इसे एक समान त्वरण कहते हैं। यदि कार का त्वरण प्रत्येक गति के दौरान भिन्न होता है तो इसे असमान त्वरण कहते हैं। यदि वायु का वेग समान समयांतराल में परिवर्तित होता रहता है तो कहा जाता है कि त्वरण चर अथवा असमान है। गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति। गति के 3 समीकरण हैं। v बराबर u जमा a t, s बराबर u t जमा कोष्ठक a t घात 2 कोष्ठक बटा 2, v घात 2 घटा u घात 2 बराबर 2 a s, जहां u समय t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग है v, समय t के पश्चात अंतिम वेग है। a एक समान त्वरण तथा s समय t में तय की गई दूरी है। गति के प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति v बराबर u जमा a t, समय को x अक्ष पर तथा वेग को y अक्ष पर लेकर हम एक समान त्वरण a से सरल रेखा में गतिमान वस्तु का ग्राफ निर्मित करते हैं। अभिष्ट ग्राफ y अक्ष पर एक झुकी हुई सरल रेखा होगी। समय t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग u तथा समय t पर वस्तु का अंतिम वेग v है। b c पर a d तथा o y पर b e लंब डालिए। हम जानते हैं कि त्वरण बराबर वेग घटा समय ग्राफ का ढाल। a बराबर b d बटा a d 1, परंतु b d बराबर b c घटा c d बराबर b c घटा o a। b c का मान v तथा o a का मान u रखने पर हमें प्राप्त होता है b d बराबर v घटा u तथा a d बराबर o c बराबर t। उपर्युक्त मानों को समीकरण 1 में रखने पर हमें प्राप्त होता है a बराबर कोष्ठक v घटा u कोष्ठक बटा t। अतः पुनः व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त होता है v बराबर u जमा a t।
स्थिति समय संबंध हेतु समीकरण की व्युत्पत्ति। S बराबर U T जमा कोष्ठक A T घात 2 कोष्ठक बटा 2। माना किसी वस्तु द्वारा t समय में तय की गई दूरी s है। तय की गई दूरी बराबर वेग घटा समय ग्राफ द्वारा घिरा क्षेत्रफल, जो इस स्थिति में चित्र OABC के क्षेत्रफल के बराबर है। S बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल ADB जमा आयत ADCO का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर कोष्ठक आधार गुणा ऊंचाई कोष्ठक बटा 2 बराबर कोष्ठक AD गुणा BD कोष्ठक बटा 2। ग्राफ AD में बराबर OC तथा BD बराबर BC घटा CD। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा कोष्ठक OC कोष्ठक गुणा कोष्ठक BC घटा CD कोष्ठक। आयत ADCO का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर OA गुणा AD। दोनों क्षेत्रफल का योग करने पर हमें प्राप्त होता है S बराबर कोष्ठक AD गुणा BD कोष्ठक बटा 2 जमा OA गुणा AD बराबर 1/2 गुणा कोष्ठक OC कोष्ठक गुणा कोष्ठक BC घटा CD कोष्ठक जमा OA गुणा AD बराबर 1/2 गुणा कोष्ठक OC कोष्ठक गुणा कोष्ठक BC घटा OA कोष्ठक जमा OA गुणा AD। उपर्युक्त समीकरण में मान रखने पर हमें प्राप्त होता है S बराबर 1/2 गुणा कोष्ठक T कोष्ठक गुणा कोष्ठक V घटा U कोष्ठक जमा U गुणा T। S बराबर UT जमा 1/2 गुणा कोष्ठक T कोष्ठक गुणा AT। V घटा U बराबर AT रखने पर हमें प्राप्त होता है S बराबर UT जमा 1/2 AT घात 2। स्थिति वेग संबंध हेतु समीकरण की व्युत्पत्ति। 2AS बराबर V घात 2 घटा U घात 2। तय की गई दूरी S बराबर समलंब चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल बराबर कोष्ठक समांतर भुजाओं का योग कोष्ठक बटा 2 गुणा ऊंचाई बराबर कोष्ठक OA जमा CB कोष्ठक बटा 2 गुणा OC बराबर कोष्ठक U जमा V कोष्ठक बटा 2 गुणा T। हम जानते हैं कि V बराबर U जमा AT, T बराबर कोष्ठक V घटा U कोष्ठक बटा A। अतः S बराबर कोष्ठक U जमा V कोष्ठक बटा 2 गुणा कोष्ठक V घटा U कोष्ठक बटा A बराबर कोष्ठक V2 घटा U2 कोष्ठक बटा 2A।